वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग साईफाई मूवी लेकर आया हूँ जिसमें आप फ्यूचर एडवांस वर्ल्ड देखेंगे और टाइम ट्रेवल करके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में जाएंगे। इस मूवी में आप डिफरेंट डायमेंशंस को भी देखेंगे। आपका दिमाग घूम जाएगा कि आखिर असली दुनिया है कौन सी। मूवी शुरू होती है तो हम 1964 का सीन देखते हैं जहां न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक वॉकर है। फ्रैंक का दिमाग बहुत ही इनोवेटिव होता है। उसने एक जेट पैक बनाया होता है। वो इस जेट पैक को लेकर डेविड के पास जाता है। यहाँ डेविड उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा जेट पैक काम करता है। फ्रैंक कहता है कि मेरा जेट पैक काम तो करता है लेकिन अभी ये सही से काम नहीं कर रहा। यहाँ पर एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम एथना होता है। वो जब फ्रैंक के काम को देखती है तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, मगर डेविड उसके काम को रिजेक्ट कर देता है। फ्रैंक इस वजह से सैड हो जाता है और वो बाहर बैठा होता है। वहाँ एथना आती है। वो उसे एक लेपल पिन देती है और उसे अपने पीछे आने का कहती है। वो उसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। एथना उसे कहती है कि मैं फ्यूचर हूँ। उसके बाद फ्रैंक उसके पीछे एक बोट से जाता है और जब उसकी बोट एक टनल के अंदर जाती है तो वहाँ एक लेजर लाइट फ्रैंक के लेपल पिन के ऊपर गिरती है जो उसे एथना ने दी थी। उसे स्कैन करती है। उसके बाद एक गेट खुलता है जिससे उसकी बोट नीचे जाती है और एक अजीब से कमरे के सामने जाकर रुक जाती है। और जब वो उस रूम के अंदर दाखिल होता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई रूम नहीं है बल्कि एक लिफ्ट है। वो उसे नीचे ले जाती है। फ्रैंक यहाँ से बाहर निकलता है तो तभी यहाँ पर दो रोबोट्स आते हैं जो फ्रैंक को स्कैन करते हैं। वो फ्रैंक के जेट पैक को भी देखते हैं और उसके जेट पैक में जो भी कमियां थी, खामियां थी, वो उसे फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ फ्रैंक को दो लोग देख लेते हैं। फ्रैंक उनसे डर कर नीचे गिर जाता है। वो लगातार नीचे जा रहा होता है तो तभी वो अपने जेट पैक को पकड़ लेता है जिससे स्टार्ट करके वो जमीन पर गिरने से बच जाता है। उसके बाद फ्रैंक एथना के पास जाता है। एथना उसे बताती है कि इस जगह का नाम है टुमारोलैंड। अब इस बात को कई साल हो जाते हैं। फ्रैंक टुमारोलैंड में रहते हुए बूढ़ा हो चुका है और ये वक्त होता है 2015 का जब जमीन पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैसी है। कैसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम में जानबूझकर बार बार खराबी ले आती है क्योंकि उसके डैड नासा में इंजीनियर हैं और अगर ये लॉन्च हो गया तो उसके डैड की नौकरी खत्म हो जाएगी। और एक बार जब कैसी नासा के प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है तो उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सामान में एक लेपल पिन भी होती है। ये पिन ठीक वैसी ही होती है जैसी आज से कई साल पहले 1964 में फ्रैंक को मिली थी। जैसे ही कैसी इस पिन को हाथ लगाती है तो वो टुमारोलैंड पहुंच जाती है। ये दुनिया देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत हैरान कुन होता है। इस दुनिया में कैसी सबको देख सकती है लेकिन कैसी को कोई भी नहीं देख सकता। और तभी उसकी पिन में रिवर्स काउंटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी पिन की बैटरी लो होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही पिन की बैटरी खत्म होती है वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। कैसी बहुत हैरान होती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो वापस अपने घर जाती है, अपने भाई को सब कुछ सच बताती है। ये दोनों इस पिन को सर्च करना शुरू करते हैं और इंटरनेट पर इनको वैसा ही पिन दिख जाता है जिस पर एक एड्रेस होता है। अब कैसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। ये एक शॉप होती है और जब कैसी शॉप के मालिक को पिन दिखाती है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कैसी से पूछते हैं कि ये पिन तुम्हें कहाँ से मिली। कैसी कहती है कि मुझे नहीं पता। वो कैसी से पूछते हैं कि क्या तुम इस छोटी लड़की से मिली हो। कैसी कहती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और जब कैसी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती तो वो दोनों कैसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो कैसी को मार देती वहाँ पर एथना आ जाती है। वो कैसी को बचाने के लिए शॉप के मालिक से लड़ती है और लड़ाई के दौरान वो एक की गर्दन उतार देती है। शॉप के जो अनर्स होते हैं वो रोबोट्स होते हैं। एथना और कैसी जब शॉप से बाहर निकलते हैं वो रोबोट्स अपने आप को उड़ा देते हैं। एथना यहाँ से एक कार चुराती है और यहाँ से कैसी को लेकर निकल जाती है। एथना वही है जिसे 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था। आज भी उसकी एज उतनी ही है क्योंकि एथना एक इंसान नहीं बल्कि वो एक रोबोट है। एथना कैसी से कहती है कि मैं भी रोबोट हूँ। जो पिन तुम्हें मिला वो मैंने ही रखा था, वो आखिरी पिन था और टुमारोलैंड कोई वहम या ख्वाब नहीं बल्कि वो एक हकीकत है। और मेरी जॉब ये है कि जमीन से टुमारोलैंड पर ऐसे इंसान लेकर जाऊं जिनके अंदर हुनर है, जो कुछ करना चाहते हैं ताकि वो टुमारोलैंड जाकर नई चीजें बनाए, नई चीजें इजाद करें। और तुम्हें भी इसीलिए चुना गया है। अगली सुबह एथना कैसी को फ्रैंक के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है और जब कैसी फ्रैंक के घर जाती है तो कैमरा में वो पिन दिखाती है जिसे छूने से वो टुमारोलैंड पहुंच गई थी। तो फ्रैंक बाहर आता है और कैसी से कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, मगर कैसी टुमारोलैंड जाने के लिए उसी के घर के बाहर बैठी रहती है। रात में फ्रैंक अपनी स्क्रीन पर देखता है कि उसके घर की तरफ एक जलता हुआ बुलडोजर आ रहा है। वो भागता हुआ बाहर आता है और एक एडवांस मशीन के जरिए पूरे बुलडोजर को वहीं पर जमा देता है। तो तभी वहाँ कैसी उसके घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। फ्रैंक उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, मगर कैसी कहती है कि जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड नहीं लेकर जाओगे मैं तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी। कैसी वहाँ पर बहुत सी हैरानकुन चीजें देखती है
वो एक कमरे में जाती है। वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन होती हैं जिस पर जमीन के खत्म होने के अलग अलग हिस्से चल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर 60 दिनों का रिवर्स काउंट भी चल रहा होता है, यानी 60 दिनों में जमीन खत्म हो जाएगी। और तभी फ्रैंक अंदर आ जाता है। वो कैसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। कैसी उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। फ्रैंक उसे बताता है कि मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से मुझे सालों पहले टुमारोलैंड से निकाल दिया गया, और तुम जो कंप्यूटर पर जमीन की तबाही के मनाज़र देख रही हो, ये तबाही यकीनी होगी। मगर कैसी उसकी बातों का बिलीव नहीं करती। उसके बिलीव ना करने की वजह से स्क्रीन पर जितनी भी जमीन पर तबाही चल रही होती है वो सब की सब कम हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और रोबोट्स की एक टीम कैसी को मारने के लिए आ जाती है, लेकिन फ्रैंक कैसी को उन रोबोट से बचा लेता है। वो कैसी को अपने साथ एक बाथ टब में बिठाता है। यहाँ पर एक रोबोट उन पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारता, बाथ टब हवा में आग के गोले की तरह उड़ जाता है। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और बाथ टब पास ही में एक झील में जाकर गिरता है। फ्रैंक ने उसकी प्रेपरेशन पहले से कर रखी थी। यहाँ पर एथना भी आ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक और एथना बचपन में जब दोस्त थे तो एथना ने उससे अपने रोबोट होने की सच्चाई छुपाई थी। मगर फ्रैंक को अब इन दोनों के साथ जाना पड़ता है। गाड़ी में इन दोनों के बीच बहुत बहस होती है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुमने उसे पिन कैसे दिया जबकि टुमारोलैंड में सारी पिन्स को तबाह कर दिया गया था। एथना कहती है कि मैं 12 पिन लेकर भाग गई थी और जो पिन मैंने कैसी को दिया था वो आखिरी पिन था, और इसी वजह से टुमारो वाले एथना और कैसी के मुखालिफ हो गए हैं और इन दोनों को मारना चाहते हैं। अब तीनों इस जगह जाते हैं जहाँ पर टेलीपोर्टेशन डिवाइस होती है। इस डिवाइस से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फ्रैंक एथना से पूछता है कि कैसी को क्यों चुना गया। वो बताती है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी। जमीन पर तकरीबन सभी लोग ये मान चुके हैं कि जमीन खत्म हो जाएगी, लेकिन कैसी को अभी भी यकीन है कि कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। उसके बाद ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस से पेरिस के आईफल टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं और जहां पर ये एक सीक्रेट रूम में जाते हैं। यहाँ ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट की डमीज देखते हैं जिनमें निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन भी होते हैं। फ्रैंक कैसी को बताता है कि इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाई थी ताकि साइंटिस्ट वहाँ बिना रोक टोक के काम कर सकें। उस जगह का नाम टुमारोलैंड रखा गया जो कि एक दूसरे डायमेंशन में है। और जो आईफल टावर हम देख रहे हैं ये कोई देखने या घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक एंटीना की तरह काम करता है। यहाँ से हम टुमारोलैंड जा सकते हैं। इन सब लोगों ने ये इसलिए बनाया था ताकि इमरजेंसी में वो यहाँ से टुमारोलैंड पर जा सकें, मगर उन्हें कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्रैंक यहाँ पर मशीन को स्टार्ट करता है और स्टार्ट होते ही जमीन के अंदर से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है। आईफल टावर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये 2 हिस्सों में कैसे बढ़ गया, और तीनों इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठकर वहां से दूसरी डायमेंशन में यानी टुमारोलैंड में पहुंच जाते हैं। और टुमारोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ उनके पास आता है। उसका नाम डेविड है। डेविड इन तीनों को जमीन पर वापस भेजना चाहता है, मगर फ्रैंक उसे कहता है कि मेरी बात सुनो। जमीन पर तुम्हारी उस मशीन से, जिस मशीन से तुम मुस्तकबिल देख सकते हो, जिस मशीन से मुझे फ्यूचर दिख रहा था, लेकिन जब मैंने ये बात कैसी को बताई कि दुनिया खत्म हो रही है तो उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और जब उसने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर जमीन की हालत पहले से बेहतर हो गई, यानी वहाँ पर तबाही दिखना कम हो गई थी। डेविड उसकी बात का बिलीव नहीं करता। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम ये सब अपनी आंखों से देख लो। यहाँ पर कैसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो फ्रैंक से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि कुछ नहीं, तुम पास जैसी हो वैसी ही रहना। उसके बाद ये सब उस मशीन के पास जाते हैं जिससे पास्ट और फ्यूचर दिखा जा सकता है। ये मशीन फ्रैंक ने उस वक्त बनाई थी जब वो टुमारोलैंड में था। फिर ये उस मशीन को स्टार्ट करते हैं। कैसी का दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से इस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर देती है और उन्हें जमीन का आने वाला कल दिखना शुरू हो जाता है। कैसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सारी तस्वीरें आज से 60 दिन बाद की हैं जब जमीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कैसी इस बात पर फिर से बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और जैसे ही वो ऐसा बोलती है जमीन के फ्यूचर में यहाँ पर उन्हें सिर्फ तबाही दिख रही थी, वो सब ठीक हो जाता है। हालांकि डेविड उसे देख लेता है, लेकिन वो उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता, इसलिए वो इन तीनों को जेल में बंद कर देता है। कैसी को एक बात समझ में आ जाती है कि फ्रैंक ने जो यहाँ पास्ट और फ्यूचर देखने की जो मशीन बनाई है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, और इस पावर को वो जमीन पर भेजते हैं। और यही वजह है कि फ्रैंक जमीन पर अपने मॉनिटर पर वो सब कुछ देख सकता है जो डेविड टुमारोलैंड में देख रहा होता है। बस ये सब देखने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, और इस मशीन के जरिए जितनी भी तस्वीरें आ रही होती हैं वो सब फ्यूचर की तबाही की होती हैं, और इनको यकीन है कि फ्यूचर में सब खत्म होने वाला है। और ये सिग्नल जमीन पर जारी होते हैं। जमीन पर इंसानों को ये तो पता है कि बहुत जल्द जमीन खत्म होने वाली है, लेकिन वो ये भी मान चुके हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए वो दुनिया को बचाने के लिए ना कुछ कर रहे होते हैं और ना कुछ सोच रहे होते हैं। कैसी फ्रैंक से कहती है कि अगर हम यहाँ से इस मशीन को बंद कर दें तो जो नेगेटिव पैगाम यहाँ से जमीन पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
उसके बाद इंसान मुस्बत सोचना शुरू हो जाएंगे। वो ये सारी बातें डेविड को बताते हैं, लेकिन डेविड उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि इंसान खुद ही मरना चाहते हैं। हर रोज मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन इंसान ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हमने इस मशीन के जरिए इंसान के दिमाग में जो तस्वीरें भेजी, जिससे उन्हें पता चल सके कि जमीन तबाह हो रही है, मगर वो कुछ करने के बजाय मान गए कि उनका अंजाम करीब है। यहाँ पर कैसी की बात ठीक होती है। दुनिया में जो लोग उसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, उस मशीन के जरिए उनके दिमाग में पहले से फीड हो चुका है कि दुनिया का एंड करीब है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे होते। अब डेविड इन तीनों को वापस जमीन पर भेज रहा होता है। वो फ्रैंक को अलविदा कहने के लिए उससे हाथ मिलाता है। फ्रैंक डेविड से हाथ मिलाते हुए उसके बाजू पर लगे हुए गैजेट के कुछ बटन को दबा देता है, जिससे यहाँ पर पोर्टल खुल जाता है। फ्रैंक और डेविड के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों लड़ते हुए पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, यानी ये दोनों अब जमीन पर होते हैं। ये एक सुनसान जगह होती है। फिर टुमारोलैंड में दिखाया जाता है जहाँ एथेना कैसी को एक बम देती है। ये बहुत ही खतरनाक बम होता है। दोनों इस बम से इस मशीन को उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसे बंद नहीं कर सकते। ये बम को ऑन कर देते हैं और उसी वक्त रोबोट उस प्लेटफॉर्म को नीचे गिरा देता है जिस पर कैसी खड़ी होती है, जहाँ से वो मशीन को ब्लास्ट कर सकती है। अब यहाँ बम ऑन होता है, कुछ ही सेकंड में वो ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए एथेना पोर्टल को खोलती है और बम को बाहर फेंक देती है, जहाँ पर फ्रैंक और डेविड लड़ रहे होते हैं। बम देखने के बाद ये दोनों पोर्टल के अंदर यानी टुमारोलैंड में आ जाते हैं। तभी पीछे से बम ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो अंदर आ चुके थे। मगर इसी दौरान डेविड के ऊपर मेटल की बहुत बड़ी शीट गिर जाती है और वो उसके नीचे दब जाता है। यहाँ पर एथेना उस फ्यूचर देखने वाली मशीन में देखती है कि डेविड फ्रैंक को गोली मारने वाला है, और जैसे ही डेविड फ्रैंक के ऊपर गोली चलाता है तो एथेना आगे आ जाती है, जिस वजह से फ्रैंक की जान तो बच जाती है, लेकिन एथेना का सिस्टम अब डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मर रही है। कैसी डेविड के पास जाती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। फ्रैंक एथेना को एक दूसरी जगह ले जाता है। एथेना उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें टुमारोलैंड लाई थी और हम दोनों के दरमियान दोस्ती हुई, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग महसूस करती थी, जो कि मेरे प्रोग्राम ने पहले कभी नहीं किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई कि मैं एक रोबोट हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। सिर्फ मैं थी जिस पर तुम्हें भरोसा था, पर जब तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे नाराज हो गए। दरअसल फ्रैंक भी एथेना से बहुत प्यार करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है तो उसका दिल टूट गया था। अब एथेना अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है और फ्रैंक से कहती है कि मुझे ऊपर मशीन तक ले जाओ। फ्रैंक को जेट पैक पहनकर, जो उसने बचपन में बनाया था, ऊपर ले जाता है। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी मशीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है और नीचे डेविड जहाँ फंसा हुआ होता है उसके ऊपर गिरती है, जिससे डेविड की मौत हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसी अपने डैड से और अपने ब्रदर के पास जाती है, और उसके डैड नासा के इंजीनियर हैं, इसलिए उसके डैड और भाई को टुमारोलैंड पर रहने की इजाजत मिल जाती है। फ्रैंक और कैसी अब टुमारोलैंड के हेड हैं, और जिस तरह से उन्हें पिन मिली थी, अब वो जमीन पर उन लोगों को जो मशीन टूटने के बाद जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन सबको पिन भेजते हैं ताकि वो टुमारोलैंड आकर अपने एक्सपेरिमेंट और भी अच्छे तरीके से करें और जमीन को बचाया जा सके। 60 डेज पूरे हो जाते हैं और जमीन को कुछ भी नहीं होता, यानी कैसी की जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।